नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुशील कुमार। एक बार फिर से हम एचआरपीसी के इस वेबिनार में एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा जो ये हफ्ता है, ये शुरू होगा हमारा हफ्ता जो राइट टू इक्वलिटी को लेकर। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में कहता है राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दी गई है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 5 दिन हमारे पास रहते हैं वेबिनार करने के लिए। 5 दिन हमारे पास रहते हैं, तो एक एक दिन में हम एक एक आर्टिकल को कवर करेंगे ताकि वो शॉर्ट में भी खत्म हो जाए और हमारे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला भी एक साथ चलता रहे। तो राइट टू इक्वलिटी अर्थात इसका, जैसे कि मैंने पहले भी वेबिनार में बताया कि ये एक पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, अब जब फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स का ही एक राइट है, राइट टू इक्वलिटी, जो कि समानता का अधिकार बेसिकली हम इसे हिंदी में कहते हैं, और जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंदर वर्णित है। अब देखिए, जो आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब कानून किसी भी व्यक्ति को देख रहा होगा उस समय वह यह भेदभाव नहीं करेगा कि यह अमीर है, यह गरीब है, यह छोटा है, यह बड़ा है। तो इसका अर्थात कानून के समान सब समक्ष हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी एक सेक्शन के अंदर या किसी एक धारा के अंदर मुजरिम करार देते हुए उसे सजा दी जाती है, तो कानून उस टाइम ये नहीं देखेगा कि ये गरीब आदमी है तो इसको सजा 5 साल की दी जाएगी, ये अमीर आदमी इसको सजा 1 साल की दी जाएगी। अर्थात जो सजा है दोनों को बराबर दी जाएगी। और यदि हम यहीं पर देखते हैं, और जब हम यहीं पर देखते हैं कि जैसे कई मुकदमे ऐसे होते हैं जिनको फाइन लगाकर हमारी कोर्ट छोड़ देती है, तो फाइन के आधार पर भी इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए फाइन ले लिया और एक व्यक्ति से 1,000 रुपए फाइन ले लिया जाए क्योंकि मैं गरीब हूँ या क्योंकि मैं अमीर हूँ। तो बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका कि राइट टू इक्वलिटी का। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ अर्थात हम दोबारा से एक बार यही बात करेंगे कि कानून के प्रति, कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक या फिर वो व्यक्ति जो कानून के समक्ष खड़ा हुआ है वह समान है, उसके अधिकार समान है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आज का इतना छोटा सा ही टॉपिक है पार्ट 1 में, आज हमने यही डिस्कस किया। कल हम टॉपिक जो आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करें। जी, हमारे किसी भाई का कोई प्रश्न है तो बताएं। हेलो। जी बताएं। सर, मेरा प्रश्न ये था कि मेरे ही गांव का एक व्यक्ति है जी, जो बार बार रिपोर्ट कर रहा है झूठी। तो अब मैं क्या गांव छोड़ दूं कि या कोई कुछ कानून में ऐसा उपाय है जो मैं बच जाऊं उससे? देखो कितनी बार उसने आपकी कंप्लेंट कर दी? 2 बार फर्जी एफआईआर डाल दी और तीसरी एफआईआर की तैयारी कर रहा है। तो जो 2 एफआईआर फर्जी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई, कोर्ट ने आपको बरी कर दिया उसमें? नहीं नहीं, अभी एक में तो पुलिस अनुसंधान में है और एक कोर्ट में चल रहा है। है ना, तो जो कोर्ट में चल रहा है वो किस स्टेज पे है अभी? अभी उसमें चार्ज नहीं लगा है। हाँ, तो इसका मतलब आपका तो मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ। तो आपके पास देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि वह केस फर्जी है तो आप सीआरपीसी के 482 के अंदर बिफोर हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं उसकी क्वेश्चन के लिए, उस एफआईआर की। अगर आपको लगता है फर्जी और आप ये जानते हैं कि इसको साबित कर सकते हैं फर्जी, ये फर्जी है, तो एफआईआर उसे क्वेश्चन कर देगी कोर्ट। तो सर वो तो उसी जैसे कि मैं अभी गाँव पास पास में घर है, तो सर उसके साथ तो पूरा सरपंच का पति है वो, तो उसके साथ तो पूरा गांव में कोई भी झूठी गवाह देने के लिए तैयार है उसके साथ। आपने मेरे को एक बात कही कि केस झूठा है, जी ये तो आप साबित करेंगे ना केस कैसे झूठा है, बताओ। जी। आपने तो हार मान ली फिर, तो इसका मतलब मेरा कहने का अर्थ है सर हुआ एक एक एफआईआर उसने अभी कोर्ट में चल रही है और एक मैं डाल बात रही है। मान गया, मैं बात मान गया आपकी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कह रहे हो वो झूठ है,
जी लेकिन मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूँ ना कि एक झूठे केस को जल्दी कैसे खत्म कराया जा सकता है। अगर आप ट्रायल के ऊपर चले गए फिर तो लंबी हो जाएगी कहानी। पहले आप चार्ज फ्रेम होंगे, फिर गवाहियां होंगी, फिर डिफेंस एविडेंस आएगा, फिर उससे पहले उस स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज आएगा, फिर जाके कहीं जजमेंट होगा, है ना। तो लंबी कहानी होगी। अगर आप उसको, आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि सामने वाले ने जो आपको कहा है वो झूठ है, वो गलत है, तो फिर उसके लिए तो आप कोर्ट के समक्ष अप्रोच कर सकते हैं ना। तो तरीका मैंने बताया कि 482 में क्वेश्चनिंग में चले जाओ हाई कोर्ट में। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है उसको साबित करने के कि ये झूठी एफआईआर है, वो क्वेश्चन नहीं हो तो सर जाएगी। अपने पास सबूत क्या है? जैसे कि वो उसने आरोप लगाया कि ये व्यक्ति मुझे मिला और गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दी। तो दो व्यक्ति उसके साथ पास में तो गवाह है ना कि ये इन दो लोगों के सामने मुझे इसने डराया धमकाया। अब देखो मैं कैसे श्रीमान, प्रूफ करूं कि मैंने ये घटना नहीं करी? तो वही वो मैं वही जा रहा था। मैं वही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। हम्म। क्योंकि कोर्ट के समक्ष हमें, जब अगर हमें किसी चीज से पीछा छुड़ाना है या फिर कोई चीज गलत है, तो वो हम्म। गलत साबित करना तो हमारा काम है। वो हमें जी साबित करना पड़ेगा अभी की स्टेज पे। नहीं तो जब गवाहियां होंगी आपको उसका वेट करना पड़ेगा। जब गवाहियां होंगी तो आपको गवाहियों में आपके वकील साहब उन्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग में तोड़ेंगे। जानते हैं ना क्रॉस का मतलब क्या हाँ, होता है? क्रॉस तो जानता हूँ मैं जी। हाँ, जब वो गवाही देंगे तो फिर आप उसको क्रॉस में पूछना। जी तो वो अकॉर्डिंग टू आपकी कंप्लेंट होगा। जैसे सपोज फॉर एक व्यक्ति ने कहा कि भाई जिस समय राम मैं और लखन हम तीनों साथ में थे, और उस टाइम पे ये करण नाम का बंदा वहां से जा रहा है, इसने इसको गाली दी और इसने बोला कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अब आप उससे पूछ सकते हो कि भाई कि ये बता सकते हो कि किस समय, मतलब वो दिन था या रात थी? वो कहेगा दिन था। कहना ये बात तो सही है ना कि बल्ब जल रहा था उस टाइम पे? कहेगा हाँ बल्ब जल रहा था, इसका मतलब झूठ बोल रहा, रात हो रही थी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा देखो स्पेसिफिक ये बात पूछेंगे कि जी जिस टाइम आप ये कह रहे हो कि ये बात हुई थी उस टाइम गांव में लाइट आ रही थी, वो कहेगा नहीं आ रही थी। जब लाइट नहीं आ रही थी तो तुमने हमें देख कैसे लिया? जी जी तुम झूठी बात कह रहे हो, ठीक है ना। जी तो जी। इस तरीके से हम क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग में केस को तोड़ पाते हैं जब किसी की झूठी गवाही होती है, तो ठीक है। नहीं नहीं, अभी जैसे कि और वो एक फर्जी मुकदमा और कायम करवा दे, तो उसके लिए क्या उपाय है? देखो बार बार अगर ये करेगा। आपका कानूनन अधिकार है, ये व्यक्ति का कानूनन अधिकार है कि वो मुकदमा कर सकता है। जी ये आपका भी अधिकार है, आप भी उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हो। आप अपनी कंप्लेंट फाइल करोगे मेरे पे झूठे केस फाइल कर रहा है, पुलिस उसमें एक्शन लेगी, देखेगी इसके ऊपर। देखो काम तो पुलिस करेगी, आप तो करोगे नहीं अब। जी। तो उसके ठीक लिए है ना। क्या प्रोसेस होगी मेरी तरफ से कि ये झूठे मुकदमा कर रहा है? कंप्लेंट फाइल करो ना पुलिस में जाके कि जी उसने ये। और जब पुलिस, जब कोई भी व्यक्ति झूठा मुकदमा फाइल करता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है ना पुलिस। जब जी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके अंदर आपको भी पार्ट बनाएगी, आपको अरेस्ट करेगी या फिर बेल पे छोड़ेगी या फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो उसके पार्ट में आप अपनी गवाही में बोलो कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो मुझसे दुश्मनी मानता है, मेरे से बदला लेने में लगा हुआ है। जी जी तो जी। आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते होंगे ना सेक्शन 161 के तहत में सीआरपीसी के उसके सामने, पुलिस वाले के सामने। सर मेरे बयान थोड़ी लेते हैं, वो तो डायरेक्ट वो तो उन्हीं गवाहों के बयान ले लेते हैं और अरेस्ट कर लेते श्रीमान डिस्क्लोजर होता है, जब हैं। भी जी किसी को अरेस्ट करेंगे उसका डिस्क्लोजर जरूर रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप अपने जी डिस्क्लोजर में ये सब चीजें बोले कि मेरे पे फर्जी मुकदमा लगाया गया है, मैंने ऐसा जी कुछ नहीं किया, ठीक है ना। जी और जब आपको मौका लगे तो आप उनके ऊपर, जब उनकी तरफ से कोई गलती हो तो आप उनके ऊपर मुकदमा फाइल करना। और दूसरी बात, और जिस दिन आपका मुकदमा ये साबित हो जाए कि फर्जी मुकदमा है, तो आप उसके ऊपर एक फर्जी मुकदमा करने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी का केस कर सकते हैं और सिविल में भी मुकदमा फाइल कर सकते हो। तुमने मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा फाइल किया है। क्रिमिनल एक्टिविटी में कौन सी धारा में होता है उसमें? मैं वही बताना चाहता हूँ, पहले आपका केस तो साबित हो कि वो झूठा है। पहले तो अच्छा। आप उसकी तरफ कोशिश करो। जी जब आपका आप उस मुकदमे को पहले जीतो तो सही, तभी तो हम जी उसके ऊपर केस कर पाएंगे। जी हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि केस में हम झूठा साबित करें। जी ठीक है ना। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूंगा, हम रोज मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। जी चलिए, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? जी साथियों, किसी का कोई और सवाल? नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बताएं। सर वो जो अभी परसों बात हुई थी। मुझे याद नहीं है जी। देखो परसों कौन सी बात हुई थी, आपको दोबारा बताना होगा। वो जी लड़की के जी एडमिशन वाली बात कर रहे हो क्या? वो एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था? जी 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 सर, समझ हाँ, गए। मेरी बात से बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद सर, ठीक। आपने समझ लिया। ठीक है, बताओ और उसमें तो क्या रहा। उसमें अ,
अब वो जब इतना थोड़ा सा प्रेशर उसको दिए तो लड़की के माँ बाप तो ऐसे अपनी मजबूरी कहीं बाहर करते हैं। लड़की की माँ वो खेती गृहस्थी में जो है वो परेशान हो करके जो है वो अपनी कान के जो जेवर ओवर थे, जेवर बेच करके किसी तरीके से किसी के यहाँ गिरवी रख करके 5,000 10,000 रुपया मांग रहे थे, 5,000 रुपया दे करके आज वो एडमिट कार्ड वो लड़की ले आई है इस स्थिति में। हाँ, तो और हमने जो कार्रवाई की उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं हुआ? नहीं सर, उस पे असल में जो प्रबंधक हमारे वो रिलेशन आपकी आवाज चली गई। हमारे रिश्तेदार को फोन किया, यानी अपने दोस्त को, तो उन्होंने मुझसे फोन किया। उन्होंने कहा सब मेरी बात खराब हो रही है। हमने कहा आप बात खराब हो रही है, खाली पैसे से संबंध रखना चाहते हैं आपसे, आप तो अपना आपने एडमिशन करा दिया, आप हट जाइए, निकल जाइए। इतना बता दिए कि हाँ हमने एडमिशन करा दिया, पहले साल उसको योगदान समाज से मिल गया था, एडमिशन करा दिया था, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कि ये दोबारा सहयोग नहीं मिल पाएगा, तो आप इतना कह करके निकल जाइए। तो वो तो अब वो शर्मिंदा के मारे वो कुछ बोले नहीं, बल्कि वो लड़की की माँ बोली कि जो है चल करके हमारा रखवा दीजिए किसी ज्वेलरी की दुकान पे, और ये पैसा जो भी 4-5,000 मिल जाओ वो दिलवा दीजिए। तो वो नहीं गए, लेकिन किसी और थर्ड पर्सन को ले आ करके कहीं वो अपनी ज्वेलरी रख करके 5,000 दे करके, तो वो जो है एडमिट कार्ड उस बच्ची को मिला है आज। तो हमारी कंप्लेंट हुई या नहीं हुई? हमने जो एप्लीकेशन लगाने के लिए कहा था, हमने वो लगी या नहीं लगी? नहीं सर, वो एप्लीकेशन दिया नहीं गया। ये समझ रहे थे कि मतलब ये कि जब वो ताल्लुकात में हैं और हमारे रिश्तेदार उनके दोस्त भी प्रबंधक के हैं, तो ये कि मैं तो चुप रहा कि जो है अगर कंप्लेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोसीजर बढ़ जाएगा, और जो हो सकता है वो थोड़ा सा बात व्यवहार का अदब रख करके वो उन्हें देना पड़ेगा, देंगे जरूर, क्योंकि कोई कैरियर खराब नहीं करता, प्रवेश पत्र कोई रोकता नहीं है। तो इसलिए कोई एप्लीकेशन अभी डाला नहीं है, लेकिन अब इसके बाद कुछ न कुछ थोड़ा सा उनको हिंट देना जरूरी है उसकी आर्थिक सहयोग के लिए, ताकि अब आज तो आप अभी एप्लीकेशन लगाओ कि हमारी फीस माफ कर दी जाए। आप तो हाँ सर, जी सर, हाँ बिल्कुल, ये जो है अब देखो एडमिट कार्ड तो मिल गया, अब आपके पास टाइम है, प्रबंधन से रिक्वेस्ट करो कि हमारी फीस माफ कर दी जाए, ठीक है जी ना? सर, जी सर, हाँ, क्योंकि अब ये सारी बात ओपन करके कि इस स्थिति में जो आपको 10,000 आपने मांगा, 19,000 में 10,000 मांगा, जबकि वो जो 5,000 दिया तो किस तरीके से दिया उस गरीब ने, इस स्थिति में ऐसे रखते हुए उन्होंने जेवर बेच करके दिया है। तो इसकी स्थिति देखते हुए जो है मतलब आप फीस माफ करने की कृपा करें, है ना? हाँ बिल्कुल, आप ये रिक्वेस्ट, और ये जो रिक्वेस्ट है ना, उस दिन जो हमने बताया था वो तीनों को भेज देना, शिक्षा अधिकारी को भी दे देना, हाँ उनको भी देना। देखो हो सकता है उनके पास जाने से भी आपका काम हो जाए, तो जब एक एप्लीकेशन देनी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मतलब इसमें तो कोई उनकी कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं होगी, खाली हमें ये तो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। जी सर, जी, ठीक है ना? हाँ जी सर, चीज है वो, बहुत अच्छी चीज है। अब वही है कि थोड़ा सा मैं किसी अपने वकील से संपर्क करके जो है थोड़ा बढ़िया लैंग्वेज में लिखवाने की कोशिश करूंगा। आप नॉर्मली भी लिख सकते हो। अच्छा, आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं किसी वकील साहब की ही आपको जरूरत हो। अच्छा, हाँ, सिंपल सी बातें हैं। कानून, क्योंकि हाँ ये सिंपैथी वाली चीज है, कानून का तो ऐसा है नहीं कि कोई चीज गलत हो गई कानून में केस हार जाओगे आप। हाँ, बस वही है कि शब्दों का थोड़ा सा भाव भरी शब्द जो होते हैं तो थोड़ा सा वो दिल को टच करता है। देखो आप अगर किसी डॉक्टर से लिखवाओगे ना तो मेडिकल टर्म के शब्द लिख देगा, वकील से लिखवाओगे वो लीगल चीज लिख देगा। अब वो जहां लीगल चीज आ जाएगी आदमी की ईगो हट हो जाएगी। जब आपको रिक्वेस्ट ही करनी है तो रिक्वेस्ट मोड पे करो एज ए लेमैन। हाँ, ये मेरी सलाह रहेगी आपको। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर रिक्वेस्ट ही होनी चाहिए ना। हाँ, वो रिक्वेस्ट जो है सेम जो है, मतलब तीन जगह प्रबंधक को और जिला शिक्षा अधिकारी को, और एक किसको बता रहे थे सर? एक मैंने प्रिंसिपल को बोला था और आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ।
मैंने बोला था कि एक तो आप किसको बताई थी हमने, एक तो हमने बताई थी कि शिक्षा अधिकारी को देनी है, एक सीबीएसई को देनी थी। तो अब सीबीएसई का तो कोई रोल रहा नहीं क्योंकि तो एडमिशन का हिसाब था। तो अभी आप इन दो लोगों को ही दे दो, डीएम को भी दे दो। अब तीसरी कंप्लेंट हो सकता है कि डीएम साहब उसमें कोई मदद करवा दे, उनके पास गवर्नमेंट का बहुत सारा फंड होता है, हो सकता है वो फंडिंग करवा दे वहां से। ठीक है ना? आप सुन पा रहे मेरी बात? क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं शिवदेव जी बात कर रहा हूँ फरकाड़े। ठीक है जी, फरकड़े जी बताएं। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैंने जी। आपको परसों एक सवाल पूछा था। हमारे इधर जो स्कूल होते हैं नॉन ग्रांडेड और ग्रांडेड, स्कूलों में जो है तो 12वीं से तो बीएससी तक टीचर भरे जाते हैं, डीएड बीएड नहीं होते हैं। और जो बच्चों से जो फीस है तो वो लीगली अनलीगली लिया जाता है। तो उसमें क्या प्रावधान होगा कि मुझसे जो इलीगल फीस की बात तो आपने नहीं पूछी। हाँ, नहीं, इलीगल फीस के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं किया था आपने, सवाल कुछ नहीं और था लीगल, आपका। हाँ हाँ, सवाल जो था ना तो मैंने जब इंक्वायरी किया है बाद में ये बात भी पता चला है मुझे कि भाई जो जहाँ फीस जी होती है तो वो अनलीगल लिया जाता है। और जो टीचर है, आज के टीचर जो है तो 11वीं या बीएससी फर्स्ट ईयर से या डीएड बीएड नहीं भरे जाते हैं, लोकल टीचर भर के उसको पढ़ाया जाता है। हाँ, तो आप इसके उसके बारे में खिलाफ अपने डीएम को कंप्लेंट कर सकते हो, शिक्षा निदेशालय को कंप्लेंट कर सकते हो वहां पे। कर आप ये सकता जो हो क्या? बात कर रहे हो ये किसी स्कूल की बात कर रहे हो ना? हाँ, स्कूल की। तो देखो वो स्कूल जहां से एफिलेटेड है वहां पर कंप्लेंट करो, अच्छा, है ना? देखो अब जैसे मैं ठीक। एक एग्जांपल देता हूँ। आपका घर है, आपके घर में आपके माता पिता हैं, आप हैं। अब आपसे कोई गलती होती है तो आपका पड़ोसी क्या कहता है, तेरे पापा से शिकायत करूंगा, क्योंकि आप हाँ उनके हाँ, बेटे हो, बराबर। उसे ऐसा लगता है कि आप अपने पापा की बात मानोगे, है ना? सिंपल सा अच्छा, एग्जांपल है ना? तो वही यहां पर करना है कि जब वो ठीक। स्कूल कहाँ से एफिलेटेड है, वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मान लो, या शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मतलब शिक्षा विभाग हो गया, है ना? शिक्षा विभाग से होता तो है। वहां से आप एप्लीकेशन लगाओगे। ये तो जो स्कूल में इन्होंने टीचर्स लगा रखे हैं, ये तो अपने हमारे इसमें एचआरपीसी के वेबसाइट इसके थ्रू लगाओ, एनजीओ के थ्रू, कि आपने जो टीचर्स भर्ती कर रखे हैं वो गलत है और ये तो काम ही नहीं करते, मतलब ये एलिजिबल ही नहीं है पढ़ाने के लिए, बेसिकली उसकी वो अच्छा, योग्यता ठीक ही है, नहीं चल। है कि वो पढ़ा सके, है ना? फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी, उसे सस्पेंड कर दिया ठीक जाएगा, है, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या फिर वो साबित करेगा कि हाँ मैं एलिजिबल हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू। हाँ, ठीक है ना? ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम जी। हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? जी हेलो सर, मोहन जी नमस्ते। बताएं। नमस्कार मोहन जी सर बताएं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सर एक मामला है मैनपुरी जिले का, उत्तर प्रदेश का। हम्म इन्होंने एक जमीन खरीदी थी 2018 में, बैनामा करवाया था। 3.5 बीघे जमीन थी, तो वो वर्ग मीटर के हिसाब से दी थी, उसमें गाता संख्या नहीं आई थी। हम्म तो गाता संख्या ना आने का उनका कब्जा रहा, उन्होंने बाउंड्री नहीं करवाई, उन्होंने अपने जानवर वगैरह बांधे। अब वो जब बाउंड्री करवाना चाहते हैं तो उसमें सामने वाली पार्टी ऑप्शन उठा रही है, पार्टी के परिवार वाले, जैसे जिस पार्टी ने बेचा है उसके परिवार वाले ऑप्शन उठा रहे हैं, और इसमें तहसीलदार ना एसडीएम कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम आपको प्रॉपर्टी बेची, आप कह रहे हो रजिस्ट्री हुई थी, उसके अंदर कब्जा जी, दिया गया था? उसके अंदर कब्जा दिया गया था। तो क्योंकि बिना कब्जे के तो प्रॉपर्टी सेल मानी नहीं जाती, ठीक है ना? तो जी जब जी कब्जा बिल्कुल। दिया गया था तो आपके यहाँ पे जो पटवारी, आप पटवारी क्या एप्लीकेशन लगाओ मेरी जमीन नाप। वो अब उसमें वो सब समस्या ये आ रही है, 3.5 विषय थी, उसमें गाता संख्या नहीं आ रही है, तो इसलिए पटवारी हाथ खड़े कर रहा है। अभी किसकी गलती है? ये तो सर क्या कहते हैं सर, ये रूल के हिसाब से 3.5 विषय में गाता संख्या डलती नहीं है सर, आबादी की जगह थी गांव की।
तो फिर ये इसलिए बात आपने डीएम को, उसको कलेक्टर को लिख के दी है? कलेक्टर को या डी जो भी आपके वहाँ जो उस संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, आप उसके अंदर जो एप्लीकेशन दे रहे हो, सपोज करो आपने एप्लीकेशन दी पटवारी को कि भाई मेरी ये जमीन जो नाप के निकालो, ठीक है। अब वो कहता है इसके अंदर घाटा संख्या नहीं है, मैं नहीं ढूंढ सकता इसको। फिर आप उसको वो कानून समझाओ, उसके अंदर लिखो कि भाई ये तो एज पर दिस रूल इसके अंदर तो घाटा संख्या लिखी नहीं जा सकती। तो घाटे संख्या नहीं लिखी जा सकती तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जमीन नाप के देने की, वो तो वही करेगा ना। तो क्या एक जी तरफ सर। अगर कानून ये है कि घाटा संख्या लिखी नहीं जाएगी तो आपकी ट्रांजेक्शन तो वैलिड है ना, सेल परचेज तो वैलिड हो गया, वो जी तो चैलेंज हुई नहीं। अच्छा, जो व्यक्ति उसके अंदर ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि वो किस तरीके का ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसके परिवार वाले? वो इस तरीके का ऑप्शन जरूर कह रहे हैं, परिवार बंटवारा करेगी सरकारी बंटवारा, उसके बाद तुम्हें हम कब्जा लेने देंगे। सॉरी, वो ये कह रहे हैं कि हम परिवार में पहले बंटवारा करेंगे सरकारी बंटवारा, उसके बाद इनका हिस्सा कहना देंगे उसको आप। उसको ये बात बोलो ना, कहना कि जब ये प्रॉपर्टी बिक रही थी तब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तब तो तुमने हमारे पैसे ले लिए। सर वो सारी चीज बताई थी और एसडीएम साहब को भी और जिला अधिकारी को कंप्लेंट भी दी थी। तो आप कोर्ट में चले जाओ। अगर जो जिला अधिकारी जो है, अगर उसने आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी, उसके रिजेक्शन को लेके कोर्ट में जाओ कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मुझे निकाल के दी जाए। देखो आप कब्जे में बैठे हो, आपकी सबसे बढ़िया बात यह है कि कोर्ट फीस नहीं लगेगी। जी पार्टीशन डाल लो कोर्ट के अंदर, ठीक है सर। इसे अच्छा कहते और हैं सर ये सूट फॉर पार्टीशन। जी अच्छा सर, एक चीज और जाननी थी, जैसे मुझे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल से जुड़ना होता है, मेंबर बनना, तो क्या करना पड़ेगा? वो देखो हमारी जो दीप्ति मैडम है वो बताएंगी आपको। हमारी एक वेबसाइट है बेसिकली एचआरपीसी की, जो आपको मैसेज दिखा होगा, जिस मैसेज से आपने लॉगिन किया उसमें सबसे नीचे एक वेबसाइट दी गई है, जी ठीक है ना। उस वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको मेंबर बनने का फॉर्म मिलेगा। इजी प्रोसेस है, एक फोटो और एक आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड की जरूरत है तो ठीक है, मतलब है तो ठीक है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है, जी और आप वहां से इजीली हमारे मेंबर बन सकते हैं। जी थैंक यू सर। ठीक है ना, वेलकम। ठीक ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार जी। जी हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? मोहन जी ये वीडियो बंद कर दो अभी आप, है ना। थैंक यू जी। हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न है तो आदेश करें, हम उस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, यदि आपका कोई प्रश्न या फिर सवाल जवाब नहीं होगा तो हमें ये वेबिनार ना चाहते हुए भी समय से पहले बंद करना पड़ेगा। हेलो जी बताएं। हेलो। जी मैं सुन पा रहा हूं, बताएं। हाँ, मैं सुखदेव फरकाड़े बात कर रहा हूँ। जी फरकड़े जी बताएं। अभी मेरा दूसरा सवाल है। जी जो हमारे इधर जो मेडिकल है, मेडिकल स्टोर्स जो है, तो जो जेनरिक दवाई बेचे जाती है ज़्यादा करके। समझ गया। प्रधानमंत्री जो दवाई योजना उसके तहत जो बेची जाती है, ठीक है ना, हाँ जेनेरिक दवाई। हाँ, वो अनलीगली होती है, अनलीगल करके बेचते हैं। कैसे इलीगल करके? जेनरिक वाले से लेते हैं और इधर मेडिकल जो स्टोर होता है वो वहाँ बेचते हैं ज़्यादा भाव से, ज़्यादा रेट से। ये बात आप और कैसे कह दूसरी सकते बात हो? जो है, हेलो,
ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मैंने खरीदा है उसको। तो आप एंटी करप्शन सेल को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये तो इलीगल चोरी है, ये तो गवर्नमेंट की, या आप एक चीज अच्छा। 1 रुपए में खरीद के जो आपको 1 रुपए में बेचनी चाहिए, आप उसको 1 की जगह हाँ। 10 रुपए में बेच रहे हो, तो ये तो करप्शन हो गया ना बेसिकली। वो बराबर है। आप उसके लिए डीएम को भी कंप्लेंट कर सकते हो वहां पे। आपके यहाँ का डीएम जो वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। और आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, और आप एंटी करप्शन सेल को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। ये बेसिकली करप्शन है, ये किसी भी चीज को ज्यादा रेट पे बेचना। करप्शन नहीं चलता है इधर। तो वो आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हो। ह्यूमन राइट के हमारा जो HRPC की जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल है, आप इसके थ्रू कंप्लेंट लगाओ। चलेगा। आप इंडिविजुअल करना चाहते हो इंडिविजुअल भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि डायरेक्ट किसी से दुश्मनी लेने से अच्छा है किसी सॉफ्टवेयर मतलब किसी संस्था के थ्रू अगर आप जाएं तो आपका डायरेक्ट नाम नहीं आएगा, आपको परेशानी कम होगी। ठीक है फरगड़े जी, थैंक यू। हाँ जी जादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जादव जी, जादव जी आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? सुन पा रहे हैं आप जादव जी? जी, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? चलिए साथियों, फिर इसी के साथ हम अपने आज के इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर आपसे दूसरे पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। और आप सभी का दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट।